अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत एक ऐसा गंदा धंधा बन चुका है कि जिसकी गलाजत को साफ़ करने के लिए अगर किसी शख्सियत ने हाथ डाला तो उसे गद्दारी तक के इल्ज़ामात को फेस करना पड़ा। अगर किसी इदारे ने आकर इन मामलात को ठीक करने की कोशिश की तो उस पर जानिबदारी की लानतान शुरू हुई। अगर अदालतों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो उनके फैसलों को कानून से मावरा नज़रिया ज़रूरत से जोड़ा गया। ये पाकिस्तानी सियासत की तारीख है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया तो परवेज़ इलाही ने इसे ज़्यादती कहा और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया है और अंडरटेकिंग ली है कि वो केस की अगली पेशी तक असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं करेंगे। बस ये फैसला आने की देर थी। पहले तहरीक इंसाफ ने अंडरटेकिंग पर तनकीद शुरू की और अब मुस्लिम लीग नून ने अदालती फैसले को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की ठान ली है बल्कि फैसले पर एतराज़ात की बौछार भी कर दी है। अगरचे ये बौछार एक दिन के बाद शुरू हुई लेकिन कल तक इस फैसले की तारीफ भी की जा रही थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक आज कह दिया कि अदालत ने अबूरी रिलीफ की शक्ल में मुकम्मल रिलीफ दे दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरिम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें। अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, सो मोटो नोटिस लें और पंजाब को इस मुआशी और इस करप्शन की तबाही से जो है वो बचाएं। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर ये जो है ये अपना काम दिखाते हैं और ये वो एतमाद का वोट हासिल करके असम्बलियां तोड़ते हैं, जिस असम्बली को तोड़ेंगे उसका जो है वो इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नवाज के गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को आईनी तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की एडवाइस की थी, जिसे वज़ीर आला पंजाब ने थोड़ा इजी लिया तो गवर्नर ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से जान क्यों छुड़ाई। तो जाहिर है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही यानी काफ लीग के पास पंजाब असम्बली में 10 सीटें हैं जो चौधरी शुजात के धड़े की वजह से मशकूक भी हो सकती हैं, जबकि पंजाब के तख्त को बचाने के लिए कम से कम 186 वोटों में से तहरीक इंसाफ की तरफ 176 से चाहिए और वहाँ भी परवेज़ इलाही के लिए 100% अरकान को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और वो भी एक ऐसे माहौल में जब पंजाब में नून लीग की शक्ल में एक ऐसी मजबूत अपोजिशन हर वक्त एक ऐसी सियासी चालों की ताक लगा कर बैठी है। लेकिन बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का एक मुश्किल चैलेंज कबूल कर ही लिया है। इमरान खान के साथ पंजाब की क़यादत की मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि हम पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। अब तय ये करेंगे कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया कब जाए। हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से। आज एक वफद जो है वो चौधरी साहबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से और मोनिस इलाही साहब से, और उस मीटिंग में हम डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असेंबली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए ताकि असम्बलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार है असम्बली तोड़ने के लिए, असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। नाजरीन, मुल्की सियासत की जो उलझने हैं ये तो कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। एक तरफ फौरी इलेक्शन करवाने का बहुत ज़्यादा दबाव है तो दूसरी तरफ मुल्की मईशत नीचे जा रही है। PDM की जमातों का ये मानना है कि फौरी इलेक्शन इस वक्त मुल्क की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अब भी लगता है कि जो आम इंतखाबात हैं कि मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। ये उन्होंने आज सहाफ़ियों से मुलाकात में पेशगोई की है। अब फौरी इलेक्शन के लिए इमरान खान कौन सा हरबा इस्तेमाल करते हैं, दोनों असम्बलीज़ को डिसॉल्व करते हैं तो क्या पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस का एक माहौल बन सकता है जो वफाकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने अगले लाएअमल के सारे पत्ते सीने से लगा रखे हैं तो क्या सियासी जंग अब कानूनी जंग बनेगी। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंह तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब, आज जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेने जा रहे हैं, सिर्फ डेट का तय होना बाकी है, ये 11 जनवरी से पहले भी हो सकता है, समाज से पहले भी जो है वज़ीर आला ले सकते हैं वोट कॉन्फिडेंस का? जी बिल्कुल ले सकते हैं वज़ीर आला, और उनका कहा कि वो जो चाहेंगे मेरे ख्याल है कि वो स्पीकर को बता देंगे और वो इजलास कॉल हो जाएगा। आज हमारी जो एक कमेटी मिलने जा रही है परवेज़ इलाही साहब से, उसमें ये सारी तमाम तफसील से चीज़ें तय हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपको जल्द बता दिया जाएगा कि कब हम ये काम करने जा रहे हैं।
इमरान इस्माइल साहब, अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेना ही था तो फिर ये सारी एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ी? गवर्नर को कहना पड़ा, जब उन्होंने कहा तो नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको डिनोटिफाई करना पड़ा। अगर नंबर्स पूरे थे, आज भी आप लोगों को यही कॉन्फिडेंस है कि आप लोग एतमाद का वोट ले सकते हैं, तो फिर इसमें इतनी देर क्यों की? इसको इतना ईजी क्यों लिया? नहीं, इजी या देर की बात नहीं है। जाहिर है कि हमारी अपनी एक सियासी सोच है, हम अपने हिसाब से चीजों को लेकर चल रहे थे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान ने 7 दिन का टाइम क्यों दिया है, उसी दिन डिसॉल्व कर लेना चाहिए था। हाँ। लोगों की अपनी अपनी एनालिसिस होती है, लेकिन जाहिर है कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक प्रोसेस से निकले और हम समझते हैं चीजों को किस तरह हमने मनूवर करना है, कैसे उसको लेके चलना है और किस तरह से हमने अपनी सियासत के साथ साथ अपने जो हमारा मोटिव है उस तक हमने पहुंचना है। तो हमारी अपनी पॉलिसी थी, हम उस पर चले हैं। मैं समझता हूँ बड़ी कामयाब पॉलिसी थी। हमारे साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, ये तो एक्चुअली तो आप मुझे बताएं कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी प्रूव करता है तो उसका हक है कि असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन डेफिनेटली इस्तेहकाक है वज़ीर आला का। आपको याद होगा ये हमें कह रहे थे कि जी आप असेंबली आज डिसॉल्व करें, कल इलेक्शन हम आपको वो अब ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। असल में तो ये प्रॉब्लम इनका है कि ये पब्लिक में नहीं जाना चाहते, लोगों से वोट मांगने नहीं जाना चाहते, क्योंकि लोगों ने इनको लगाने जूते, क्योंकि इन्होंने जो हाल किया है मुल्क की मईशत का, इकॉनमी तबाह बर्बाद करके रख दिया। पैसा आपके पास है नहीं, आपके अकाउंट खाली हैं और अयाशियां खत्म नहीं हो रही किसी सूरत भी। अच्छा, परवेज इलाही साहब से जो कमेटी बनाई है, मिलने जा रहे हैं आप लोग पीटीआई के लोग, ये इसी सारे मुद्दे को लेकर, एजेंडे को लेकर के इजलास कब बुला रहे हैं? और क्या प्रायोरिटी यही है आप लोगों की कि जल्द से जल्द इजलास बुलाकर कॉन्फिडेंस का वोट लेकर ये जो सारा तमाशा लगा हुआ है पिछले 2-4 रोज से, इसको खत्म किया जाए? हमारी तो ख्वाहिश यही है कि जल्द से जल्द हो जाए। कल का होता आज और आज का होता अभी इसको कर लें, क्योंकि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और ये खरीदारी के लिए जो जरदारी साहब लेके थे वो भी नाकाम वापस पहुंचे हैं, लौटे हैं कराची आज। तो इंशाल्लाह लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये हॉर्स ट्रेडिंग खरीदारी तो हो नहीं सकती ना? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती, लेकिन एब्सेंटीज के लिए बड़ी कोशिश हुई है कि आप एब्सेंट हो जाए। अच्छा, एब्सेंट हो सकते हैं, जाहिर है, लेकिन जो एब्सेंट होगा उन्हें भी तो पता चल जाएगा ना कि अगली बार टिकट फिर हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। ये भी तो एक खौफ होगा ना। वही खौफ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान को जो भी इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना, सियासी पॉपुलैरिटी, इस वक्त इमरान खान के अलावा कोई सियासी लीडर नहीं है जो ये काम कर सकता है। तो इस वक्त जो भी इमरान खान को धोखा देगा, छोड़ के जाएगा या कुछ करेगा, तो उसका सियासी कैरियर स्टेक पे आ जाएगा। वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो किस तरह से जाएगा इलेक्शन में, अवाम को कैसे फेस करेगा, वो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बाय बर्थ कोई इमरान खान के खिलाफ हो, कोई किसी और जमात का मेंबर रहा हो हमेशा से, वो इलेक्शन लड़े तो उसका फिर भी कोई चांस बनता है। लेकिन जो इमरान खान के साथ धोखा दे के इमरान खान के टिकट पे आके बिक के कोई ऐसा काम करेगा, वो मुमकिन नहीं है उसका कि वो आगे इलेक्शन में जीत सके। इमरान साहब, 2-4 रोज में अगर आप वोट ले भी लेते हैं कॉन्फिडेंस का, लेकिन 11 से पहले से असेंबली तो फिर भी बहरहाल डिसॉल्व तो नहीं कर सकते समाज से पहले। जी, हमने तो जब कोर्ट में लिख के दे दिया कि 12 से पहले नहीं करेंगे, समाज से पहले, अगली समाज से पहले तो नहीं करेंगे, बस हम खड़े हैं अपनी बात पे। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि कोर्ट्स को फैसला देना चाहिए, ना कि सुलह सफाई के लिए वो लोगों को साथ बिठाना शुरू करें और गारंटीज लें कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो आईने पाकिस्तान कहता है, उस पर फैसला हो जाना चाहिए। कोर्ट ने फैसला अच्छा दिया, वजीर आला को वापस ला के उनका गवर्नर का नोटिफिकेशन फारिग करके, क्योंकि एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोलने लगा। अगर ये सस्टेन कर जाता गवर्नर का ये नोटिफिकेशन, हमने प्रेसिडेंट को कहना अब इसके 2 पहलू है ना। फैसले का एक पहलू अच्छा है कि वजीर आला को बहाल रहने दिया, उनको बहाल किया, डीनोटिफाई को एक्सेप्ट नहीं किया, ये अच्छा पहलू है। दूसरा पहलू जिस पर आप लोग तनकीद कर रहे हैं कि अंडरटेकिंग ले ली कि 11 तक जो है वो असेंबली जो है ना वो डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो इस फैसले के 2 पहलू, एक आपको अच्छा लग रहा है, दूसरा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, ये फैसले में ये नहीं अंडरटेकिंग ली जाती। कहाँ दुनिया में होता है कि अंडरटेकिंग ली जाए फैसले? फैसला तो फैसला होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, या गलत है या ठीक है, बस इतना ही होना। हम गए थे वो फैसला कराने और वो अंडरटेकिंग के ऊपर बात आ गई। बहरहाल हमने अंडरटेकिंग भी दे दी, लेकिन एक हमारी अपनी रिजर्वेशन इमरान खान साहब की मर्जी से दी है ना, उनको एतमाद में लेके दी है ना। जी, जाहिर है, लेकिन हमने हमारी फिर भी एक रिजर्वेशन है। हम जाहिर है वी वर फोर्स्ड टू डू दैट कि अंडरटेकिंग देनी है। लेकिन कुछ माहिरीने कानून जो है वो ये बात कर रहे हैं कि मामला अदालत में जाकर लटक जाएगा,
वो इन निटिग्रिटीज में पड़ जाएंगे कि गवर्नर ने डीनोटिफाई क्यों किया, गवर्नर क्यों ये कर सकता था, 58(2)B वाले इख्तियारात, फिर वही सवाल उठाना शुरू हो गए कि कल को फिर जो है ना वो सदर मुमलिकत भी कह देंगे वजीर आजम से कि आप एतमाद का वोट लें, आप डीनोटिफाई कर दें। तो ये तो 58(2)B वाले वो मामला जो अब आपके निकल चुके हैं सारे, एक्सेप्टेबल नहीं है, मामला उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है, अदालत इसको हल करेगी जिसकी वजह से मामला बड़ा दूर चला जाएगा। नहीं, हम तो इसकी पूरी तैयारी में, अगर ये सस्टेन करता है गवर्नर का ये नोटिफिकेशन को डीनोटिफाई कर सकते हैं इलेक्टेड वजीर आला को, हाँ। तो इंशाल्लाह वजीर आजम को उठा के हम बाहर फेंक देंगे। अच्छा, यही एक्सरसाइज फिर रिपीट होएगी वफाक में? जाहिर है, देखे ना, एक कानून चलेगा ना, दो तो नहीं चलेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर रूलिंग दे और फिर आप रात को पुलिस की गाड़ियां लाके खड़ी कर दें और फिर उसके बाद अदालतें भी खुल जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दूसरा स्पीकर है पंजाब का वो रूलिंग दे तो उसको भी उठा के बाहर फेंक दें। तो और जो हाजिर स्पीकर है जो अभी बैठा हुआ है वो इस्तीफे भी एक्सेप्ट ना करे और जब उसके पास इस्तीफे लेकर जाए तो छब्बीस से भाग जाए। तो इसके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए ना कुछ, या सिर्फ सारी कानून और सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर पर लागू होती है। लेकिन इमरान साहब, इस सारी एक्सरसाइज में आप लोगों का जो एक मोटिव है अर्ली इलेक्शंस का, पूरे मुल्क में जनरल इंतखाबात का, वो कहीं फिर बहुत पीछे होता हुआ जो है ना वो लग रहा है। आज इमरान खान साहब ने जो मार्च अप्रैल की बात की है, ये किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर की है, किसी यकीन दहानी की बेस पर की है, या एम ही उनका अंदाजा है? नहीं, इमरान खान साहब एम तो नहीं, इमरान खान साहब का अंदाजा होगा। इस वक्त वो पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। इमरान खान बड़ी कैलकुलेशन के साथ बड़े कैलकुलेटिव मूव्स कर रहे हैं, तो एम तो कुछ नहीं है उसमें, लेकिन इमरान खान का अपना सियासी अंदाजा उनकी सियासी बसीरत के मुताबिक। मतलब कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई यकीन दहानी नहीं है मार्च अप्रैल में इलेक्शंस की? नहीं, हमें किसने यकीन दहानी करानी है? आप जिधर जा रही हैं वहां ना जाए ना, उधर से कोई यकीन। वो रास्ते दरवाजे बंद है सारे जी, वो दरवाजे वो रास्ते बंद है जहां मैं जा रही थी, आपने नहीं जाने दिया। आप उतनी बात करें जितनी टीवी पे चला सकेंगे, फिर चलेगी, इसमें से कटेगी कुछ नहीं, आप 10 बजे देखिएगा, कुछ नहीं कटेगा। नहीं, मैंने कहा फिर मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो आप बीप 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 करना शुरू। अच्छा, पसे पर्दा कोई बातचीत, कोई कुछ नहीं चल रहा? आपके वजीर आला साहब तो गए थे अब पिछले हफ्ते पिंडी में, कहा उनकी इस्लामाबाद में एक मुलाकात हुई जिसके बाद आकर ये सारा कुछ हुआ? जी, नॉट टू माई नॉलेज, मुझे कोई इल्म नहीं है इसका कि कोई पसे पर्दा बातचीत है कि नहीं। लेकिन इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ वो पसे पर्दा कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने आवाम के सामने ले ही आना है, बोल देना उन्होंने बैठ के कि जी हमारी बातचीत हो रही है या बातचीत नहीं हो रही है, सारी चीज वो क्लियर कर। अच्छा, केपीके की असेंबली को डिसॉल्व करने को क्यों नथी किया हुआ है पंजाब के साथ? वो तो आप लोग करें। नहीं, केपीके की असेंबली क्यों डिसॉल्व कर दें अगर पंजाब को रोक दिया तो? हमने तो ये देखे ना, हम कर क्यों रहे थे केपीके की असेंबली डिसॉल्व और पंजाब की? हम इसलिए कर रहे थे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इलेक्शन कराते हैं तो 60% 65% पाकिस्तान में सीटों पे दोबारा इंतखाबात होते हैं, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ केपीके को डिसॉल्व करने से जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकेंगे। लेकिन सिर्फ पंजाब और केपीके को भी डिसॉल्व करने से वफाकी हुकूमत का कोई मूड नहीं है, पीडीएम का कोई मूड नहीं है कि पूरा मुल्क इलेक्शन के माहौल में जाए? उनका मूड तो इसलिए नहीं है कि वो उनको ये पता है कि उन्होंने जो काम किए हैं, जो चोरियां की हैं, उन्होंने पकड़े जाना है और जेल जाना है। इमरान खान ने छोड़ना नहीं है इनको, और पब्लिक में ये सब जा नहीं सकते वोट मांगने के लिए, वहाँ एक अलग प्रॉब्लम पड़ी है। तो इनके पास ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है फॉर देम, ये तो उनका लाइफ और डेथ है, सियासी जिंदगी और मौत का सवाल है। बिल्कुल सही। इमरान इस्माइल साहब, अब नून लीग कह रही है कि जो कल का अदालत का फैसला, हम इसको अदालत इस पे सोमोटो ले, हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब आपको लग रहा है कि अब नून लीग को ये भी अब खौफ पैदा उनके अंदर हो गया है कि इस फैसले को भी वापस लिया जा सकता है और वो वजीर आला परवेज इलाही रहेंगे? वजीर आला तो परवेज इलाही ही रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके और फिर उसके बाद हम ये असेंबली डिसॉल्व करने की तरफ फौरन चले जाएंगे। और ये जो खान साहब ने आपको तारीख दी है मार्च अप्रैल, इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में आप देखिएगा ये जरूर इलेक्शन की तरफ अनाउंस हो जाएंगे। विफाक में भी, पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कल तक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें आप लोग कह रहे थे कि इस सारी गेम में अगर किसी ने गेन किया है तो वो नून लीग है या परवेज़ इलाही है, अगर किसी ने लूज़ किया है तो वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन आज आप लोगों ने तनकीद भी करना शुरू कर दी है और कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। नहीं, देखें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि जो फैसला है वो आप पंचायती फैसला कह सकते हैं, किसी आइन और कानून के मुताबिक मैं नहीं समझता ये फैसला है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला था जब 20 ज़िमनी इलेक्शन होने थे, तो उस वक्त भी मेरा वो भी एक मतलब पंचायती फैसला टाइप। पंचायती फैसला कैसे, जरा समझाएं भी तो। अभी देखिए, मेरा ख्याल है कि एक इशू तो ये था कि क्या वो डी नोटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गवर्नर साहब ठीक है, नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते ठीक है, जजमेंट आ गई जिसको मैं समझता हूँ ठीक है, उन्होंने जजमेंट दे दी। लेकिन ये कहना कि अब उसको रिस्टोर करते हैं और फिर 11 तारीख डालते हैं, उनको चाहिए यह था कि एक मोशन पेश हुई है। जाहिर है जब अगर आपने ये चीज देखनी है कि डी नोटिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, पहले इस चीज को देखेंगे तो वो आप परवेज इलाही साहब को हटाएंगे ना। जब इस चीज का ही फैसला नहीं होगा कि डी नोटिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ऐसे कैसे फिर आप लोग कह सकते हैं कि उन्हें क्यों बहाल किया है? नहीं, वो तो 1 महीना उसको देने का तो क्या है जी कि आप 1 महीने बाद देखिए, ये बात नहीं है, कोई इतनी इमरजेंसी तो नहीं थी, कंटिन्यू तो कर रहा था चीफ मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ कि अब उसको यही कहना चाहिए था परवेज इलाही को कि आप जाके 3 दिन में या 4 दिन में या जितना भी मुनासिब समझते अदालत उसमें वो एतमाद का वोट लेता। देखिए ना, उसके पास एक मिसाल मंजूर भट्टू केस की 10 दिन तो वो भी है ना, उस केस में भी 10 दिन दिए थे कोर्ट ने। 10 दिन तो आप कितने दिन है? 18। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि बड़ी अहम चीज है कि एक बंदा के पास वोट ही नहीं है, एक बंदे के पास वो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकता। अगर लेना होता उनके पास वोट होता तो 18 दिन अगर दिए तो अंडरटेकिंग तो अदालत ने ली है ना। उन्होंने तो नहीं कहा परवेज इलाही से कि आप मुझसे अंडरटेकिंग ले, उन्होंने तो नहीं अदालत से कहा, अंडरटेकिंग तो ली अदालत ने है। नहीं, अंडरटेकिंग किस चीज की ली है कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, कि जब 11 अगली समात तक असेंबली जो है ना वो आप डिसॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कि 11 जनवरी तक असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हो चुकी हो, गवर्नर ने कहा हो कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन आज मैं स्पीकर सब्तैन खान को सुन रही थी एक टीवी पर, वो कह रहे थे कि ऑलरेडी जब इजलास चल रहा है तो उस पर गवर्नर अपना इजलास कैसे बुला सकते हैं, कैसे वो ये कह सकते हैं कि आप ना एतमाद का वोट लें, एक इजलास ऑलरेडी चल रहा है। हमारे मुताबिक देखें, हमने तो पूरी अपनी लीगल एक्सपर्ट्स के साथ सारी बातचीत करके देख के सारा चीज उसको गवर्नर ने उसको कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब ये कहाँ का मुझे बताएं शाजिया, ये तो 6 महीने से इन्होंने इजलास शुरू किया हुआ और खत्म ही नहीं कर रहे। एक हफ्ते में एक दिन होता है इजलास और अगले हफ्ते में फिर बुला लेते हैं। आप रिकॉर्ड देखें, करोड़ों रुपए इन्होंने मेरा मतलब जाया किए हैं, अरबों रुपए इस पे ये सब के जी ये करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये तो यही हो गया ना कि मतलब कभी आप इजलास खत्म ही ना करें 5 साल। ये नहीं होता। सब्तैन कोई मतलब स्पीकर है, कौन सा वो इतना बड़ा पार्लियामेंटेरियन है या पता नहीं पहली दफा आया या कब आया है। आई मीन के ये छोड़े इन बातों को। बात तो ये है कि फैक्ट ये है, निटिग्रिटी में ना जाए। लेकिन वो मेरी बात सुने ना, वो लेने से इनकारी तो नहीं। आज भी वो कह रहे हैं कि हो सकता है हम 11 जनवरी से पहले ही ले लें एतमाद का वोट। वो लेने से इनकारी तो नहीं है। मैं बताती हूँ उज़र वो जो दे रहे हैं, शायद आपकी नॉलेज में भी हो। कह रहे हैं कोई उम्रा करने गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है। अब कैसे हम 2 घंटे में या 2 दिनों में लोगों को इकट्ठा तो नहीं कर सकते, कोई बाहर गया हुआ है। तो ये भी आप लोगों की मजबूरी समझे ना। नहीं शाजिया, ये ना बात करें। आपको पता है 19 को उन्होंने कहा गवर्नर साहब ने, आज 24 तारीख हो गई है। बाहर से आना लोगों का जब लाना होता है तो लोग 24 घंटे में लोग आ जाते हैं। हम तो लेजिस्लेशन पे भी मंगवाते रहे हैं, ये भी मंगवाते रहे हैं, पीटीए वाले भी क्या पाए। तो हर चीज मीटिंगें छोड़ के आते थे, उम्रे छोड़ के आते थे।
उम्रा 5 दिन में उम्र ही नहीं उनका हुआ। वैसे उम्रा छोड़ के तो आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये उम्रा मेरी बात सुन लेना। बेसिक केस वहां पे कोई 100 बंदा तो नहीं गया हुआ, अगर कोई गया है तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन बेसिक केस कि क्या आपके पास वोट है या नहीं है, बात ये है मेजॉरिटी पूरे। अच्छा, खौफ तो होने लग गया है, तो लाए ना, खौफ तो होने लग गया कि 18 दिन है हॉर्स ट्रेडिंग में आप लोग एक्टिव हो जाएंगे। अगर मेरे पास वोट हो तो मुझे ये बताएं, मैं तो बांगे दौल जाऊं, सुबह ही जाऊं, लाऊं अपने वोटों को, तो खड़ा कर दो ये लोग हैं, ये देख लें। ये आपको ही पता है उसके पास वोट नहीं है, सबको पता है उसके पास वोट नहीं है। वो कहते हैं वोट पूरे हैं। अब ये नहीं, वो ना उनका कहना तो साबित करना भी पड़ेगा ना असेंबली में। ये तो वही बात होगी कि हम कर लेंगे, करा लेंगे सारा सिलसिला, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनके पास कोई वोट नहीं है। अच्छा, कैसे वोट पूरे नहीं है? उनके पास वोट है तो हुकूमत बनी बैठी है। अगर वोट पूरे नहीं है, इसका एक ही तरीका हो सकता है, लोग एब्सेंट हो जाएं और उनको यही शकूक शुबात है कि हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग करेंगे, यही हो सकता है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उस तरह की तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि आप एब्सेंट हो जाएं। अब कोई एब्सेंट होगा वो भी खुल के एक्सपोज हो जाएगा, सामने आ जाएगा कि तुम एब्सेंट थे, जाहिर है उसे पार्टी अगली दफा टिकट नहीं देगी। अब पीटीआई को ये खौफ है कि हॉर्स ट्रेडिंग में तो आप लोग एक्टिव हो जाएंगे इन 18 दिनों में। ओहो शाजिया, हमें पता है कि उनके पास वोट नहीं है, इनकी गवर्नेंस की वजह से, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इनको पता है कि हमारे लिए मुश्किलात होंगी इनके एमपीएस को। लिहाजा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतनी वो कॉन्फिडेंट हैं जो आप बात कर रही हैं ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप वो उस वक्त जब उनके पास 186 थे तो उस वक्त उनको उनकी गवर्नमेंट बन गई। हाँ। उनको छोड़े उस बात को, जब नहीं है अगर आप भी होते तो सुबह ही चाहते। अब तो 5 दिन हो गए हैं इस बात को, अब वो कहते हैं चले मंडे को ले आए। अगर मेरे पास है तो मैं अच्छा, एक और चीज, आप लोगों ने अपनी बात से यू टर्न क्यों लिया? मैं 20 वो क्लिप्स चलवा सकती हूँ कि जब इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने की बात करते थे, पहली बात है आप लोगों को तो यकीन ही नहीं होता था। आप लोग कहते हैं नहीं, ये कैसे असम्बलियाँ तहलील करेंगे, ये तो एंड में आके यू टर्न ले लेंगे। अब जब वो पक्का फैसला कर चुके हैं कि असम्बलियाँ तहलील करनी है, अब आप लोग पीछे हट रहे हैं, अब आप लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यू टर्न तो आप लोगों ने लिया है राना साहब। नहीं, देखिए बात ये है कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमने बड़ी स्ट्रगल किया, ये तो फाशिस्ट लोग हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग नहीं कहते थे कि असम्बलियाँ तहलील करें हम इलेक्शन करा देंगे। मैं राना साहब कहते थे मैं चैलेंज करता हूँ, तहलील करें हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन कोई दूर तो नहीं है। मुझे बताएं 5-6 महीने का कोई टाइम नहीं होता है इन इलेक्शनों में। अभी इन भूलभलियों में डाले रखेगा ये इमरान खान और पाकिस्तान को उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दो चार करेगा, तो ये कहाँ की पाकिस्तानियत है, ये कहाँ की डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है। मैं समझता हूँ इस चक्कर में वो पड़ा हुआ है, वो तो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है। आप इस बहस में न जाएं। बहस तो ये इस वक्त हो रही है कि गवर्नर ने उसको कहा कि आप एतमाद का वोट लें, अगर उसके पास वोट पूरे हैं तो वो सुबह ले। ये तो कोई बात ही नहीं है। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि तो फिर असेंबलियां डिसॉल्व होने देते, फिर असेंबलियां डिसॉल्व होने देते और फिर इलेक्शंस कराते, फिर पूरे मुल्क में इलेक्शंस कराएं। हम कहते हैं कि इस वक्त इस सिस्टम को चलने दें, हमारे जो टर्म है 5 साल असेंबलियों की पूरी होने दें। पीछे भी 2 टर्न्योर 5-5 साल असेंबलियों निकाली है। जब मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो उस वक्त हम तोड़ सकते थे असेंबलियां, लेकिन हमने कहा नहीं, टर्म पूरी होगी। मौजूदा मौजूद सूरत हाल में तो आप लोगों को ये बोझ अपने सर से उतारना चाहिए राना साहब। नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये बोझ जो है इसको कम किया जाए, ना कि हमारे किसी एक्शन की वजह से और बढ़ जाए। ये जो इमरान खान कर रहा है उससे तो और ज़्यादा पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में आएगा। अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, वहाँ किसी पे कदगन नहीं कि कोई एक असम्बली, इस तरह तो ब्लैक मेलिंग के लिए कोई ना कोई असम्बलियाँ जिसमें मेजॉरिटी होगी वो तोड़ता रहेगा और कहें जी जनरल इलेक्शन कराएं। अगर ये हम कोशिश कर रहे हैं सिस्टम चलता रहे, अगर ये खुदान खासा ने तोड़ दी तो क्यों नहीं केपी के तोड़ देना, वहाँ पे किसने रोका हुआ है। नहीं, जब पंजाब की बड़े सूबे की नहीं टूटेगी तो वहाँ की तोड़ने का क्या फायदा होएगा। वही तो बात है आपकी, बड़े सूबे की। तो हम वैसे मैं आपको बताऊं ये कर लें, लेकिन इलेक्शन अगर इन्होंने तोड़ दी, किसी अगर हो गया ये मौका आ गया तो हम पंजाब के इलेक्शन करा देंगे सूबाई असम्बली के।
कोई उसमें इशू नहीं है। पंजाब के भी और केपी के भी कराएंगे, वहां पे क्या है। अच्छा, 2 सूबों में करा देंगे और बाकी अक्टूबर में ही होंगे 2023। अक्टूबर में होंगे या अक्टूबर से आगे होंगे, ये तो टाइम आएगा तो पता चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक और बड़ी अहम बात की है, वो कह रहे हैं कि ये आम इंतखाबात जो है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। ये पेशन गोई की है उन्होंने। वो पेशीन गोइयां करते हैं, एक लंबी लिस्ट है, छोड़े उनके झूठों की लंबी लिस्ट है, उसके यू टर्न की लंबी लिस्ट है, उसकी पेशीन गोइयों की लंबी लिस्ट है, उसकी गलतियों की लंबी लिस्ट है। वो तो कहते हैं हाँ मैंने ये गलती की थी, हाँ मैंने ये गलती की थी, हाँ मैं मानता हूँ ये मैंने गलती की थी। वो तो 10-12 तो मानता है कि मैंने गलतियां की थी, तो अब ये भी कहेगा कि मैंने ये भी गलती की थी, मैंने ये भी गलती की थी। अच्छा, आम इंतखाबात से भी आप लोग जो है ना वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोगों ने वो इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में जो तरमीम की है ताकि बल्दियाती इलेक्शन को ज़ाहिर मुलतवी करवाए, वहाँ पर क्या उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे? वो क्यों आप लोगों ने इतना बड़ा ये स्टेप लिया और ये क्यों आप लोग नहीं करवाना चाह रहे थे बल्दियाती इंतखाबात? कोई ऐसी बात नहीं है। असल में जो पीछे इन्होंने लॉज बनाए हैं लोकल बॉडीज के, वो इंतहाई उस पे इतराज़ात हैं हमारे, डिलिमिटेशन पे हैं। इन्होंने तो अजीब किया है ना काम सारा। तो हम चाहते हैं चीज़ें सही सिमत में चले। ऐसे तो नहीं है कि जो इनका माइंड सेट था वो तो और था ना, कि कोई और आगे आए ही ना। तो ये अपने हिसाब से करते रहे। मैं समझता हूँ कि दोबारा डिलिमिटेशन होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो तरीक़ेकार है, जोग्राफिकली देखें, नेचुरल देखें, बाउंड्री उनकी देखें, बनाएं, सही, फिर कल्चरल देखें। ये ऐसे नहीं होता कि आप एक चीज़ उधर से हटा के उधर लगा दें। तो ये मेरा इलेक्शन तो होने ही होने हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम उनके सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद मुल्क को मुआशी बहरान से अभी तक बाहर नहीं निकाल सकी है। स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट ने हुकूमती मुआशी नाकामी पर एक मोहर लगा दी है। महंगाई की एक रिट थी, लेकिन इमरान खान रजीम चेंज के बाद मिफ्ता इस्माइल कुछ कर सके, ना ही इसहाक डार से कुछ हो पा रहा है। एक ही पार्टी के साबिक वज़ीर ख़जाना और मौजूदा वज़ीर ख़जाना दोनों से कुछ हो रहा है तो बस एक दूसरे की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट में बताया है कि हुकूमत शरह नमू और क़ीमतों में इस्तेहकाम लाने में नाकाम रही है, बुरी तरह नाकाम नज़र भी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत ने माली साल 2023 के लिए तरक्की पर फोकस ही नहीं किया है, जिसकी वजह से शरह नमू में तेज़ी से कमी हो रही है। गुज़श्ता साल स्टेट बैंक ने यह तखमीना लगाया था कि माली साल 2023 में शरह नमू मुकर्ररा हद 3 से 4% के हदफ से कम रहेगी। अब तो स्टेट बैंक की शरह नमू की नई हद कैलकुलेट करने से भी अब जो है ना वो जान छुड़ा रहा है, जबकि आलमी मालियाती एजेंसियाँ पाकिस्तान की शरह नमू 2% के लगभग रहने का वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सिर्फ 2% रहेगी ये। अब नाजरीन, ये शरह नमू वो एक पैमाना है, वो इंडिकेशन है जिससे ये पता चलता है कि मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारा सफ़र आगे की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। कारोबारी बिरादरी एक अरसे से सर पीट रही है। पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं रहा है। हुकूमत समेत कई इदारे कारोबार की राह में रुकावट बने रहते हैं। डॉलर बचाने के लिए एलसीज नहीं खुल रही हैं, बाहर से हर चीज़ का खाम माल इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। फिर आखिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी और कितने दिन चलेगी? नाजरीन, जहां सियासी अदम इस्तेहकाम में तेज़ी आ रही है, वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है ये भी मुसलसल नीचे गिर रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 58 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी के साथ 8 साल की कम तरीन सतह 6.1 अरब डॉलर पर आ गए हैं। मुआशी माहिरीन सूरत हाल को संगीन करार दे रहे हैं। आदाद शुमार को देखें तो हमें ये पता चलता है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 11.6 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़खायर तकरीबन 1 महीने की दरामदात की ज़रूरियात को सिर्फ पूरा कर सकते हैं। कमर्शियल बैंकों के पास मजमूई तौर पर बैरूनी ज़खायर इस वक्त 5.9 अरब डॉलर हैं, जिसके बाद मुल्की ज़खायर 12 अरब डॉलर रह गए हैं। माहिरीन ने अब ये जोर दिया है कि आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम की बहाली
मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन क्यों ये प्रोग्राम दोबारा बहाल नहीं हो रहा है? नाजरीन, दूसरी तरफ महंगाई के घोड़े को भी लगामें नहीं डाली जा रही हैं। 1 साल के अंदर आम आदमी 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ गया है। इदारे शुमारियात के ताज़ा तरीन डाटा से हमें ये पता चलता है कि महंगाई की शरह में 29% तक इजाफा हो चुका है। छोटा बड़ा गोश्त तो पहले भी आम शहरी की पहुंच से बाहर था, दूर था। अब शहरी चिकन को भी किचन से दूर रखने पर मजबूर हो गए हैं। फल सब्जियों की कीमतों में थोड़े अरसे में 60% तक इजाफा हो चुका है। हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ये सूरत-ए-हाल कैसे कंट्रोल हो सकती है? क्या मौजूदा हुकूमत के बस की बात भी है या ये नहीं? मैं बात करूंगी डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मौशियात, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट शरह नमू को लेकर ये कितनी अलार्मिंग है, कितनी ख़तरनाक है? आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की शरह नमू अब 2% से बढ़ नहीं सकेगी इस माली साल में। जी शुक्रिया। ये एक इंतहाई पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस मुल्क में आबादी की शरह जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हो और जहाँ पे कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे अफरात ज़र जो है वो हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा सतह पर हो और जहाँ बिज़नेस को तकरीबन उसका पहिया रुक चुका हो, मईशत जो है वो इस बुरी हालत में हो कि वहाँ पे हमें बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसके भी लाले पड़े हों, वहाँ पे शरह नमू का इस हद तक कम होना जो है वो इस बात की इलामत है कि दरअसल अब हमारी इकॉनमी एक डीप रिसेशन में जा चुकी है और यहाँ से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए जाए। दरअसल जो भी हुकूमतें आती हैं वो उनका मसला यही रहता है कि वो पॉपुलर फैसले करती हैं। अब इस हुकूमत के पास तो वक्त ही नहीं है और ये इस इलेक्शन से पहले चाहती हैं कि अगर ये अगस्त तक जारी भी रखें तो इनके पास पॉपुलर डिसीजंस के अलावा तो कोई और चारा कार नहीं है। पॉपुलर डिसीजंस क्या हो सकते हैं जो आवाम पर बहुत पॉपुलर डिसीजंस में ये करेंगे कि बावजूद इसके कि इन्हें कहा जा रहा है कि आप जो अपना सर्कुलर डेट है उसको कम करें और अपने जो बिजली के नर्ख है उनको और बढ़ाएं, तो ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर है कि इससे इनके वोट बैंक को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त IMF का जो 9th रिव्यू नहीं हो रहा उसकी बहुत बड़ी वजह एक सर्कुलर डेट कैसे कम हो सकता है? उसमें तो ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि इस शोबे में आपको 155 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट दरकार है, तो इन्वेस्टमेंट तो कोई करने को तैयार नहीं है, तो सर्कुलर डेट तो ऐसी सिचुएशन में कम नहीं हो सकता। उसमें कम से कम जो चोरी की वजह से लाइन लॉसेस थे उसके अंदर भी हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर सके। अब उसके अलावा गैस का भी सेक्टर में भी सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, यानी गोया के 4 ट्रिलियन के करीब तो इन 2 सेक्टर्स का जो है इस वक्त सर्कुलर डेट है। फिर जो हमारी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका लॉस जो है वो इस कदर बढ़ चुका है, यानी किसी भी महाज के ऊपर किसी हुकूमत ने, और इस हुकूमत ने तो ख़ास तौर पर जो दावे किए थे कि हम आते ही महंगाई को भी काबू करेंगे, हम डॉलर की सतह भी नीचे लाएंगे, और अभी आपने सही फरमाया था कि एक अपने जो जिनको अपना फाइनेंशियल विजिट कहते हैं डॉक्टर साहब को भी लाकर देख लिया उन्होंने, मगर उससे हालात बजाय बेहतर होने के ख़राब हुए हैं क्योंकि IMF बहुत नाराज़ है 2-3 वजह की वजह से। एक तो जो हमने उनके साथ वादा किया था कि आप जो अपना डेवलपमेंट लेवी है और जो पेट्रोलियम लेवी है इसको हम दुरुस्त करेंगे, मगर उसको भी हमने इकट्ठा नहीं किया। उसके अलावा जो FBR के रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आने का खतरा है। फिर हमारे जो सैलाब से नुकसानात हुए हैं वो भी, उसका कुशन भी हमें चाहिए। तो जाहिर है कि इस हालात के अंदर हमारा मालियाती खसारा इस कदर बढ़ जाएगा, ऊपर से शरह नमू नहीं होगी। और मुझे एक बात बताएं ना डॉक्टर साहब, ये पेट्रोलियम लेवी का शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान जो है ये 300 अरब का है, जो प्लान मांगा है IMF ने, ये 300 अरब कहाँ से किस तरह पूरा करेंगे ये 300 अरब का शॉर्टफॉल? 50 रुपए तो हम पहले ही जो था वो हाईएस्ट जो था वो लगा चुके हैं पेट्रोल पे, अब डीजल पे रह गया, वो भी अगर लगाएंगे तो महंगाई और बढ़ेगी। दूसरा आपने सही फरमाया, इसको पूरा करने का कोई भी तरीकाकार, जबकि हमारी इंपोर्ट्स भी श्रिंक कर रही हैं। हाँ। आप देखिए कि प्योर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट के अंदर भी जो है वो काफ़ी कमी आ रही है। उसका एक बड़ा असर तो FBR के रेवेन्यूज़ पर भी होता है क्योंकि उनका भी दारोमदार इंपोर्ट पर है। 50% से ज़्यादा टैक्सेस जो FBR इकट्ठा करता है वो तो इंपोर्ट की सतह पर है। अगर इस सारे मामले को देखें तो ना सिर्फ ये कि FBR के हदाफ पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हम जो है वो इंपोर्ट के अंदर भी जो हमें
बिल्कुल रोक दी है। अगर हम मिसाल के तौर पर अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो भी कर लें तो फिर भी हमें 20 अरब डॉलर की तो जरूरत है अपने हर साल। तो ये एलसीज तो तब तक फिर नहीं खुल सकती, आपको इंपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आपके रेमिटेंसेस नहीं बढ़ेंगे और आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, तो कैसे आप एलसीज खोलेंगे फिर? जी, फॉरेन रेमिटेंसेस में भी शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट की सतह पर भी शॉर्टफॉल है, बावजूद इसके कि इस वक्त डॉलर जो है वो अपनी हाईएस्ट कीमत पर है, तो एक्सपोर्ट तो बढ़नी चाहिए थी, मगर इस वक्त दुनिया में भी कसाद गुजारी है और वहाँ से भी हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। फिर हमारी ज़ाहिर है एनर्जी इतनी महंगी है कि उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट भी अपना सरप्लस जो है वो भी कंपेटिटिव नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से इस वक्त की हुकूमत को मेरा ख्याल है कि ये अब सोचना चाहिए कि क्या उनका अगले 3 महीने का इरादा है, 4 महीने का इरादा है, उन्हें क्या करना है, या मामलात निगरान हुकूमत को देकर। एक और चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, अभी आपने निगरान हुकूमत की बात की, ये हुकूमत अगर अर्ली इलेक्शंस अनाउंस करके मामलात निगरान सेटअप पर छोड़ देती है तो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इन सारे मामलात से निपटना? क्या फिर IMF के मामलात को निगरान सेटअप डील करेगा? जी, पहले ये होता रहा, उनको IMF को तो कोई इतराज़ नहीं होता, मगर वो तो अपने टेम्पलेट के अंदर नंबर्स देखना चाहते हैं। कम से कम अदम इस्तेकाम में ये तो नुकसान हो रहा है कि ये फैसले भी तो नहीं ले पा रहे ना। इस वक्त जो हुकूमत है वो चूँकि इतनी पार्टियों पे मुश्तमिल है और उनकी अपनी अपनी सोच है, तो यहाँ फैसले लेने का भी फुकदान है। निगरान हुकूमत मिसाल के तौर पर अगर उन्हें अपने 2-3 महीनों के लिए टफ डिसीजंस भी लेने पड़े तो उनके लिए कोई वोट बैंक के जाने का मसला तो नहीं होगा, अनपॉपुलर डिसीजंस हो या कुछ भी हो। और ये आपको याद भी है कि एक ज़माने में हुआ, उन्होंने जब IMF से बात नहीं की और फिर जब PTI की हुकूमत आई तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था। अब भी हमारे लिए ये मसला है कि या तो हम ये देखें कि जो इसकी कॉस्ट है एक्शन ना लेने की ये ज़्यादा है, या निगरान हुकूमत आ जाए वो कॉस्ट कम होगी या ज़्यादा होगी। मेरे ख्याल में क्रिटिकल फैसला करने का इस वक्त टाइम है कि या तो ये हुकूमत, और ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत अगर ये सोच रही है कि आने वाले बजट में आवाम को कुछ रिलीफ देकर जो है ना वो अपने कंधों से जो एक उनका बोझ था, जिम्मेदारी थी, उसको ख़त्म कर सके। ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। जितना बोझ पड़ चुका है इस बजट में भी उतारना मुश्किल होएगा। जी, जाहिर है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए पिछली दफ़ा भी आपने देखा जब मिफ्ता साहब ने बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की जो IMF के जो हमारे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी उसके खिलाफ थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर बजट को ही पूरे का पूरा रिवाइज कर दिया। हाँ। और उससे बड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन गया कि क्या बजट साजी भी ऐसे होती है कि आपको 15 दिन बाद ही ख्याल आए कि ये तो हमने सारी फिगर ही गलत बताई हुई थी। तो ये एक इंतहाई बच्चगाना हरकत है। इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर ये इस तरह से IMF के साथ झगड़े करती रही, और कल भी 2 दिन ऐसे खबरें आई हैं कि उन्होंने जैसे हमसे बात की है कि आपका डॉलर जो है अभी भी मैनेज हो रहा है, तो हम डिनाइल मूड में थे। जब उन्होंने बात की कि आपके यहाँ जो अहदाफ पूरे नहीं हो रहे और FBR की तरफ से ये कहलवा दिया गया कि नहीं हम मजीद टैक्स लगाए बगैर इसमें कर लेंगे, वजह वही है कि वो इस वक्त कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हुए आप बहुत घबरा रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक कम हो। जाहिर है कि इस हुकूमत के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि फैसला साजी ना करने का जो कीमत अदा करनी पड़ेगी वो बहुत ही हमारे लिए भारी कीमत होगी, और आने वाली हर हुकूमत के लिए, चाहे वो फिर नॉर्मल इलेक्शंस अगस्त के बाद के डेट के बाद आए या अर्ली में आए, उनको भी आगे जाकर पाकिस्तान की मईशत को संभालना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन, लेकिन इस दफ़ा ये सारी जो सिचुएशन ख़राब हुई है, या अगर हम ये कहें कि हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं इस माली साल में, तो इसकी एक बहुत बड़ी जो रीज़न है वो फ्लड्स भी तो हैं, फिर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। तो IMF ये समझने से कासिर क्यों है? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि 340 बिलियन का जो हम आपको इसके अंदर फ्लड की एडजस्टमेंट देने को तैयार हैं, ये बात तो उन्होंने की है। मगर जब देखिए आपकी इन्फ्लेशन 24-25-26% खुद सरकारी दादोशुमार के मुताबिक है, हालांकि एक्चुअल तो इससे भी ज़्यादा होगी, और आपकी अगर इसी के ऊपर वो कहते हैं कि 2-3% अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स लगा लें तो FBR को कम से कम 21-22% की ग्रोथ दिखानी चाहिए। चले अभी वो हम अगर GDP ग्रोथ को 2% को माइनस भी कर दें तो अब उनकी तो 11-12% से ज़्यादा नहीं हो रही है, और दिसंबर तो बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए। और आपको ये भी बताना हम नाज़रीन को ज़रूरी समझेंगे कि ये भी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिस महीने अगर FBR अपने बजट पूरा नहीं कर सका
तो फिर 17% जो है वो पेट्रोल के ऊपर जीएसटी भी लगेगा, तो उससे तो पेट्रोल 300 रुपए का हो जाएगा। इनके पास फिर कोई चाराकार ही नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत खर्चे ऐसे बढ़ा रही है, हर आए रोज हमें पता चलता है कि उस फलां मुशीर को विफाकी वजीर का दर्जा दे दिया है, फलां आपने अपने मुआवने खुसूसी को विफाकी वजीर का दर्जा दे दिया, फिर हुकूमत इन मामलात को रोक क्यों नहीं रही है? इंतहाई अफसोस की बात तो यही है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है, क्योंकि जब 13 जमातें होंगी तो फिर आपको हर राजी तो करना है ना। वेरी ट्रू। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तरफ तो हमारी संजीदगी है ही नहीं, सैलाब आए, हमें जो था बहुत सा खर्चा निकाल कर उनकी तरफ लेके जाना था, मगर यहाँ स्पेशल एग्जेक्टिव अलाउंस दिए जा रहे हैं, यहाँ जो है वो एमएनएस को फंड्स दिए जा रहे हैं कि वो अपने इलाकों में डेवलपमेंट करें। अब ये नालियां बनाना और ये पुख्ता सड़कें करना, ये अगर लेजिस्लेटर्स का काम है और जहां 3rd ईयर में ये काम होना चाहिए उसके लिए इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं होते। यानी इतने सालों में, अब देखिए ये 2010 में आई थी जो हमारी 18वीं तरमीम थी, और उसके अंदर कहा गया था कि ये जो तीसरी सतह की हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होंगी उनको भी हम एम्पावर करेंगे फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पोलिटिकली। वहाँ तो कोई फैसला किया नहीं गया, बल्कि उनको मफलूज किया गया है। कराची वाले भी यही रोते हैं कि हमारे पास कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं, टैक्स सारा हम इकट्ठा करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जब तक नहीं करेंगे कुछ चीज़ आगे नहीं जाने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात इकरामुल हक साहब मेरे साथ है, थैंक यू। हमारे प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।